ऐसा कभी आपने सोचा कि क्लाउड से ये बारिश की बूंदें अर्थ सरफेस की तरफ ही क्यों आती हैं? यही क्यों अर्थ सरफेस पे आ रही हैं? कभी आपने सोचा कि अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, यानी अर्थ सरफेस से उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो लौट कर फिर से अर्थ सरफेस पर ही क्यों वापस आ जाती है? कभी आपने सोचा कि जब आप गीले कपड़ों को निचोड़ते हैं, ये कपड़े जब आप निचोड़ने लगते हैं तो उसका पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो ज़मीन के सरफेस पे ही क्यों वापस आ जाता है या उसी तरफ क्यों गिर जाता है? या ओशन में वाटर लेवल अचानक से ऊपर उठ जाता है और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइड। ऐसा क्यों होता है कि हर वो चीज़ जो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकी गई थी वो वापस आ जाती है, या जो अर्थ सरफेस से ऊपर है ऑलरेडी, लाइक दिस क्लाउड, और उससे जब रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ क्यों आ जाते हैं? रेन ड्रॉप्स जब उससे रिलीज़ होते हैं तो वो अर्थ सरफेस पे ही क्यों आ जाते हैं? या आपने जिस बॉल को थ्रो किया अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ, उस वक्त आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा था, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो यहाँ कुछ और है जो काम कर रहा है, और यहाँ जब टॉप लेवल पर पहुँचा था स्पीड इसकी 0 हो गई थी, लेकिन अर्थ सरफेस पे वापस आते आते फिर से इसकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज कर गई है। इज़ दैट ओके? उसी तरह हमारे सन के अराउंड या अदर और भी स्टार्स जिनके अपने प्लैनेट्स होंगे, उनके अराउंड प्लैनेट्स क्यों चलते हैं? वो क्यों फ्लाई ऑफ नहीं कर जाते हैं? यानी क्यों सन के अराउंड प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं? इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे हमारा अर्थ सरफेस पे ठीक ठीक चल पाना, ये भी क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये सभी पॉसिबल हो रहा है एक खास कारण से, और वो कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब अर्थ एक पर्टिकुलर फोर्स से सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हों या रेन ड्रॉप्स हों उनको, या इस केस में बॉल को, या यहाँ जब आपने वेट क्लॉथ को निचोड़ा है तो उसका वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ गया हो, या न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वहाँ पर क्या हो रहा है? अर्थ अपने सेंटर की तरफ, यानी अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ वो सारे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। और यही पुल क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये अर्थ जो पुल कर रहा है किधर? अपने सेंटर की तरफ। ये याद रखिएगा, ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पुलिंग नेचर का होता है, यानी उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है, नो रिपल्शन। प्लैनेट्स के केस में कई सारे प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स नोन हैं, और सन उनके बीच में सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक स्टार के फॉर्म में, उसका मास सबसे ज़्यादा है। यहाँ सन क्या कर रहा है? प्लैनेट्स को, उसको एक पर्टिकुलर पाथ पर चलने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर अर्थ
उनमें से एक है तो बाकी के 7 और भी मौजूद हैं और सभी एक दूसरे पर एक पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, खींचने वाला फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये सन और बाकी के प्लैनेट में एक बैलेंस बना हुआ है और वो सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड अ पर्टिकुलर पाथ। इन सब को समझने के लिए न्यूटन ने सबसे पहले इसको रिलेट किया। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां से एक एप्पल टूटकर गिर गया। ये एप्पल टूटा और गिर गया। उनका ध्यान चला गया इस बात पर कि ये एप्पल अर्थ सरफेस की तरफ ही क्यों आया, क्यों नहीं ये दूसरी डायरेक्शन में या तो ऊपर की तरफ या कहीं और चला जाता, किसी भी डायरेक्शन में अर्थ पर फॉल नहीं करता, स्पेस में क्यों नहीं चला गया। और वहाँ से जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे अर्थ पर ही फिट नहीं बैठती है, बाकी के सारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी के लिए लागू होती हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहा गया। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अर्थ ओनली, rather it is applicable to each and every object that is found in this universe। हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास है, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, सब पर ये लॉ लागू होता है। वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी। और इस लेक्चर में न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने जो चीज़ समझा, फॉर्मुलेट किया ग्रेविटेशनल लॉ में, जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। इन ग्रेविटेशन वी विल स्टडी फर्स्ट universal law of gravitation। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ओनली फ्यू। जैसे मैंने कहा कि हमारा अर्थ सरफेस पे चलना भी किसके थ्रू गवर्न हो रहा है, एक पर्टिकुलर फोर्स के थ्रू गवर्न हो रहा है। जो फोर्स किसके द्वारा एप्लीकेबल है, अर्थ के द्वारा एप्लीकेबल है। और अर्थ क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है। और यही पुलिंग फोर्स क्या कहलाता है, यही पुलिंग फोर्स जो लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो ये ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, उस पुलिंग फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सर आइजक न्यूटन ने दिया था। और इन्होंने, जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि ये किसी एप्पल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो एप्पल क्या हुआ, अर्थ की तरफ आ गया। इन्होंने तब से ये सोचना शुरू कर दिया और बहुत डीप स्टडी के बाद उन्होंने जो भी कंक्लूज़न निकाला उसको लॉ के फॉर्म में दिया।
उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है। ये किसी एक प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये स्टार्स पर भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा क्यों नहीं हो, उस पर भी अप्लाइड है ये लॉज, और चाहे वो मैसिव ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वहाँ भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल एप्लीकेबल है। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट, याद रखिएगा ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। एवरी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, यानी हर एक ऑब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो, वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ये तो हो जाती है हमारी कि जब दो लोग आपस में आमने सामने होते हैं तो क्यों नहीं टकरा जाते हैं, या हमें मून अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेता है, या कोई बड़ी सी बिल्डिंग है उसने हमें क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लिया, हम उससे जाकर क्यों नहीं चिपक जाते हैं, जबकि बिल्डिंग भी मास है उसके अंदर, वो भी मैसिव है और हमसे बहुत बहुत ज़्यादा उसका मास है, कई टाइम्स ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर में हम लोग तलाशेंगे और अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए पुल कर रहा है, पुलिंग फोर्स है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स या शॉर्ट में ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ के केस में मैंने यहाँ पढ़ लिया था, ये सब जगह एप्लीकेबल है। तो जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा तो उसके लिए भी न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two objects is one directly proportional to the product of their masses। ओके, सेकेंड क्या कहा उन्होंने कि ये तो हो गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between the masses, Is that okay? So यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था। क्या कहा उन्होंने? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। और जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में फोर्स एप्लीकेबल है, फोर्स लग रहा है तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। देयरफॉर वो फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर
ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ओके, स्टेटमेंट को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। आइए अब इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी। थोड़ा सा साइजेस मैंने डिफरेंट ले लिया है। लेट द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m1 एंड दिस इज m2 and the distance between them is r. Now according to this the force of attraction is directly proportional. प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने लिया, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे वो कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब जब दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कंबाइनिंग बोथ दीज टू इक्वेशन, दिस इज m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक यूनिवर्सल कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, g, कैपिटल G है ये उस g से अलग है जो आप ग्रेविटी के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए चर्चा करते हैं या आगे फिर चर्चा करेंगे। सो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर g क्या है? g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखिएगा कि मैंने बार बार ये बात कही है, यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, हर प्लैनेट, हर स्टार्स पर एप्लीकेबल है। इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। F, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है, देयरफॉर यहाँ पर भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो जाहिर सी बात है उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मान लीजिए ये सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये किधर काम करेगी? ये जो काम करेगी वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। ये फोर्स किधर लग रहा है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू मासेस, ज्वाइनिंग द टू मासेस। यानी जो दो मास आपने लिया है उसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। दोनों मासेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसकी तरफ हो जाएगा। और अगर m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इसकी तरफ हो जाएगा, m2 की तरफ। यानी आप ऑलवेज उस लाइन के अलोंग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स किधर लग रहा है? इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस। ओके, यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया है। ये आपका फॉर्मूला आ गया है। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। एंड हेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू कैपिटल G, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इनटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब G के बारे में थोड़ा सा इसकी यूनिट पता कर लें। यूनिट पता करेंगे तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए यूनिट ऑफ कैपिटल G। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर, एंड ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2। अब आप सबके वैल्यू रख लीजिए।
फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस को ऑलवेज मीटर में मेज़र करते हैं, देयरफॉर दिस इज मीटर स्क्वायर। ये नेगेटिव नहीं समझ लीजिएगा, मैंने हाइफन दिया है यहाँ पे। और मास केजी इंटू केजी कितना हो गया, केजी स्क्वायर। देयरफॉर इसकी एसआई यूनिट कितनी हो गई, वो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी अगर ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एसआई यूनिट निकल गई आपकी। इसका वैल्यू भी है और वो वैल्यू होता है इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान से देख लीजिए कितना है, बहुत बहुत कम है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यानी 6.67 को इस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है। यानी 1 पर 11 ज़ीरो पुट करके डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ओरिजिनल वैल्यू है। और ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। सुविधा के लिए कभी कभी इसे 6.7 डायरेक्ट ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻11 कैलकुलेशन की आसानी के लिए। ओके, सो मैंने इस लेक्चर के दौरान में कहा था कि क्यों नहीं एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, या किसी बड़ी बिल्डिंग के सामने आप खड़े हुए हैं तो वो क्यों नहीं आपको अट्रैक्ट करके आप उससे जाकर चिपक जाते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है और इसके ऊपर आपने 1 kg मास का एक ऑब्जेक्ट पुट कर दिया है। ओके, तो इन दोनों के बीच लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली रेडियस ऑफ द अर्थ ये आपको मालूम होना चाहिए और मास ऑफ द अर्थ भी मालूम होना चाहिए। सो अगर ये दोनों चीज़ मालूम है तो आप ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। F इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। नाउ ये वैल्यू आपको पता है, 6.7 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁻11 न्यूट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट को छोड़ दे रहा हूँ। मास ऑफ द अर्थ नोट कर लीजिए, ये सब मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। बहुत 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 मैसिव, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमारा वेट 50 kg, 60 kg, 70 kg, लेकिन आप देख लीजिए 6 इंटू 10⁻24 kg। और ये कितना है, 1 kg डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में लिखिएगा तो दिस इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। कन्वर्ट करके लिख लीजिए। इज दैट ओके? नाउ उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 6.4 इंटू 10⁻6 जो मीटर है उसका स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब आप करेंगे तो देख लीजिए, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 6.7 और ये 6 जो इस तरह का विदाउट पावर वाला, विदाउट एक्सपोनेंट वाला जो नंबर है उसे मैं अलग कर लेता हूँ। ये 6.4 दो बार, और बाकी जो एक्सपोनेंट के साथ हैं उनको मैं अलग कर लेता हूँ। 10⁻11, 10⁻24,
और ये 6 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 टू द पावर 12। नाउ ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा तो 6.7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -23 इंटू 10 टू द पावर 24। 12 में 11 को ऐड कर दिए 23 हो गए। अब ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10 के बराबर। देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए, -23 प्लस 24 10 टू द पावर 1। और यहाँ 6.7 इंटू 6 है और ये 6.4 एंड 6.4 है। अगर इसको आप इवेलुएट कीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा, तो ये नियर अबाउट 0.98 के बराबर आएगा इंटू 10। ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देखिएगा 9.8 न्यूटन। क्लियर हो गया, फोर्स कितना लग रहा है, 9.8 न्यूटन के बराबर। इस वैल्यू को अभी नोट कर लीजिए, कितना आ गया, 9.8 न्यूटन। कब, जब अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट 1 kg मास का रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब हमें कंपैरिजन करना है एक और ऑब्जेक्ट से जो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा मैसिव होगा, समथिंग लाइक मून। मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो उस दोनों के बीच में भी कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। लेट्स सी नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द नेचुरल सैटेलाइट मून। ओके, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये m है और ये स्मॉल m है, और 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम, Gm इंटू m डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, और इसका वैल्यू तो आपको मालूम है। सो मास ऑफ द अर्थ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg लीजिए। और ये स्मॉल m ये कितना है, दिस इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। इन सबको ध्यान में रखिएगा। वैसे एग्ज़ाम्स में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये वैल्यूज़ दिया हुआ रहता है। r इज इक्वल टू मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। मीटर में चेंज करके लिखिएगा, दिस विल बिकम 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। मीटर में इसलिए कि हमारी जो डिस्टेंस की SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो मीटर में होती है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज़ पता है। G तो ऑलरेडी मालूम है, आसानी के लिए 6.7 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, यूनिट छोड़ रहा हूँ, कितना हो गया, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू दिस इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर का होल स्क्वायर। मैं यही कहूँगा, कैलकुलेशन से कभी नहीं भागे, सबको अलग कर लें। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 और ये 3.8 इंटू 3.8। एक्सपोनेंट वाले टर्म को अलग कर लें। 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24 एंड दिस इज 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई
10⁻16। पहले इसको डील कर लें। देखिए 10⁻11, दिस इज -16 + 24 + 22। ओके, कितना हो गया? फिर से डील कर लें। 10⁻27 और दिस इज +46। सब्ट्रैक्ट करके लिख लें, दिस विल बिकम 10⁻19। इसको जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे ये नियर अबाउट 20.1 आ जाएगा। तो अब आप इसको अरेंज कर लें। कितना है यहाँ पर? 20.1 इंटू 10⁻19। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखाता है, तो अगर हम चाहें तो 10/10 कर लें। ये 10 से एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ चला गया 2.01, और ये कितना हो गया? 19 + 1 10⁻20। कितना आ गया फाइनल रिजल्ट हमारा? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। क्लियर है? जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो कितना है? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। और जब एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg और अर्थ के बीच में लग रहा था फोर्स, तो वो कितना था? वो था 9.8 न्यूटन। और ये जब अर्थ और मून के बीच में लग रहा है तो फोर्स कितना है? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन के बराबर। कितना ज़्यादा बढ़ गया! कम से कम ये पोर्शन तो देखिए 10⁻20 टाइम्स। मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी इस रिज़ल्ट के थ्रू कि हम लोग कहाँ पे हैं? अर्थ के सरफेस पे हैं। और अर्थ के मास के कंपैरिजन में इस पूरे अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनका मास अगर इंडिविजुअली देखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर आदमी का मास, तो वो अर्थ पर एक बहुत छोटे डॉट के बराबर भी नहीं है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इस पर आगे फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे समझ लीजिए कि दो बहुत ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो ज़्यादा मैसिव है उसकी तरफ फोर्स ज़्यादा पुल करता है, और जो लेस मैसिव है उसकी तरफ फोर्स कम लग रहा है। अब इन दोनों रिजल्ट्स के बाद ये रिजल्ट है एक, जब ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज़ केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ये अर्थ है आपका, और उस पर जब रखा गया तो फोर्स कितना लग रहा है? ये। और जब अर्थ और मून के बीच का कंपैरिजन किया जा रहा है तो फोर्स कितना लग रहा है? ये। यानी दो अगर बहुत ज़्यादा मैसिव, जिनका मास बहुत ज़्यादा है, उनके बीच जब फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज many times greater than the force of attraction between the earth and the mass of 1 kg। अब आप समझ सकते हैं आसानी से कि जितना भी इंट्रो मैंने शुरू में दिया कि रेन ड्रॉप्स क्लाउड से नीचे ही क्यों चले आते हैं अर्थ सरफेस की तरफ, या अगर हम किसी बॉल को उछालते हैं तो वो क्यों लौटकर अर्थ सरफेस की तरफ आ जाता है, या एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि क्यों प्लैनेट्स सन के अराउंड रोटेट करते हैं। इन सब के पीछे अब आपको एक रिज़ल्ट तो ये जो आया है उससे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनके मोशन को गवर्न करता है। यानी प्लैनेट्स के मोशन को अराउंड द सन गवर्न करता है, या फिर रेन ड्रॉप्स के मोशन को टुवर्ड्स द अर्थ गवर्न करता है, या जो टाइड की बात हमने की थी, कहाँ आता है ये टाइड? ओशन में।
जब वाटर लेवल सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं। वहाँ पर ये हाई टाइड क्यों हुआ? क्योंकि मून या सन उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर दिया है ओशन के उस पोर्शन में। ज़्यादातर मून चूँकि बहुत नज़दीक आ जाता है उस पोर्शन से, देयरफॉर मून क्या कर रहा है? पुल कर रहा है ओशन के उस सरफेस को, देयरफॉर वाटर लेवल काफ़ी उठ जाता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नहीं उठ के थोड़ा कम ही उठता है, जिसे लो टाइड कहते हैं। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से ये बातें अब क्लियर हो गई हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स है जो ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होता है और ये मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा अप्लाइड होता है। जो ज़्यादा मैसिव है, जिसका मास ज़्यादा है, उधर ज़्यादा अप्लाइड है। हमारा मास कंपेयर्ड टू अर्थ नेग्लिजिबल है, देयरफॉर हम अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं, या ये 1 kg का ऑब्जेक्ट अपनी तरफ उसे नहीं खींच पाएगा। वैसे भी अगर आपको समझना हो तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, F = m/a। इस पर हम आएंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे, बट अभी यहाँ पर समझाने के लिए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। देख लीजिए, जिसका मास ज़्यादा, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या है? डिनोमिनेटर अगर फोर्स कांस्टेंट ही मान लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा, और मास जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर ये अर्थ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट आपने उछाला अर्थ सरफेस से, तो देख लीजिए, ये कंपैरिजन कर लीजिए, इसका मास बहुत ज़्यादा, तो ये इधर तो आएगा नहीं, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, तो क्या आएगा? यही ऑब्जेक्ट इधर आकर फॉल कर जाएगा। सो दिस लॉ गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। चाहे वो आप सन के अंदर जाकर एक्सपीरियंस करना चाहें, मून के ऊपर जाकर करना चाहें, किसी अदर प्लैनेट पर जाकर करना चाहें, स्पेस में जाकर करना चाहें, कहीं भी करना चाहें, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया है, और ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। होप कि आपको इस फोर्स के थ्रू अब ये पैटर्न जो मोशन का है वो समझ में आने लगा होगा कि अर्थ के सरफेस पे अर्थ अपने सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वो क्या करती है? हर एक ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उसी के कारण जब आप गीले कपड़े को निचोड़ते हैं तो सारा पानी कहाँ चला जाता है? अर्थ सरफेस की तरफ चला जाता है। अगर यही काम आप स्पेस में जाकर करेंगे, वहाँ अगर आप गीले कपड़े को निचोड़ना चाहेंगे तो वो पानी जो कपड़े का सरफेस है उसको नहीं छोड़ेगा, फिर वहाँ आपको कुछ और फिज़िक्स का यूज़ करना होगा उस पानी को उस गीले कपड़े से डिटैच करने के लिए। होप कि आपको ये चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।